वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज हम लोग लेकर के आए हैं चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 8 वीडियो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। एक चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है, जहां से ब्रिटिशर्स इंडिया में एंट्री करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या पैटर्न रहेगा ब्रिटिशर्स का इंडिया के अलग अलग रीजन्स पर कंट्रोल करने का, और किस मेथड से इंडियन रूलर्स जो उनको अपोज करेंगे, कौन से एक्स्ट्रा चीजें ब्रिटिशर्स ने की जिसके अकॉर्डिंग वो इंडिया पे इतने दिन तक रूल कर पाए, और कैसे एक ट्रेडर्स जो है वो रूलर्स बने। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में क्या करने आते, ट्रेड करने आते हैं। तो एक ट्रेडर्स कैसे रूलर्स बने, इस चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये ब्रिटेन की एक कंपनी थी। ब्रिटेन की कंपनी थी और इस कंपनी ने एक राइट लेकर के आया था वहां की जो पिन थी उससे, जिसको मोनोपोली राइट बोलेंगे। ट्रेडिंग के व्यू से था, यानी व्यापार करने के लिए एक तरह का राइट था जिसमें एकाधिकार था, मोनोपोली था कि इंग्लैंड की एक ही कंपनी इंडिया और इंडिया से ईस्ट में सिचुएटेड कंट्री के साथ ट्रेड करेगी। इसीलिए इस जो कंपनी था इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। यानी कि कोई भी इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स कंपनी जो है उसको कम्पीट नहीं करेगी इंडियन सबकॉन्टिनेंटल पार्ट में। लेकिन यहां पे हम लोग को एक चीज और समझना पड़ेगा कि ब्रिटेन से मोनोपोली राइट लेकर के आए थे, न कि पूरे यूरोप का मोनोपोली राइट लेकर के आए थे। मतलब ये था कि ब्रिटेन के अलावा और 3-4 ऐसे कंट्री थे जहां की ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में लाइज करती थी। जैसे एक ब्रिटेन हो गया, तो ब्रिटेन के अलावा फ्रेंच भी इंडिया में आए थे, डच भी आए थे, डच मतलब नीदरलैंड वाले, डेनिश भी आए थे, डेनमार्क वाले, पोर्टुगीज भी आए थे, पुर्तगाल वाले। तो ये सब कंट्री भी इंडिया में आए थे। स्टार्टिंग स्टेज में जब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इंडिया पे रूल करना स्टार्ट करते हैं, और इंडिया में जैसे वो एंट्री करते हैं तो उस टाइम में उनको लॉट ऑफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था ऐसी कंपनी से। जैसा कि हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, ये फ्रेंच कंपनी हो गई, ठीक है, ये आपकी डच कंपनी है, ये पोर्टुगीज है, और ये आपकी डेनिश है। तो ये 4 कंपनी, और आपकी एक बड़ी सी जो कंपनी दिख रही है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ये 5 कंपनी जो है, यानी कि 5 कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाली कंपनी थी, ये इंडिया में ट्रेड करते थे। हम जानेंगे इस चैप्टर में कि कैसे ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा पावरफुल थे, कैसे ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटेन एक छोटा सा कंट्री ने नियर अबाउट 60% से ज्यादा एरिया पे, वर्ल्ड के एरिया पे कंट्रोल किया हुआ था। क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा एडवांस थे, नेवल बेसिस उनका काफी स्ट्रांग था, और सब यूरोपियन या किसी भी कॉन्टिनेंट के कंट्री के साथ के कंपेयर में। सो इस कुछ स्पेशल फीचर के कारण यूरोप में ब्रिटेन जो था सबसे पावरफुल कंट्री था, और इसी के सबसे ज्यादा कॉलोनियल नेशन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बोला कि कम्स ईस्ट 1600 एक्वायर्ड अ चार्टर। इस पे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि 1600 में वो एक चार्टर लेकर के आते हैं, और 1600 में किसके दरबार में आते हैं, किसके कोर्ट में आते हैं, तो जो आपके एम्पायर थे, मुगल एम्पायर जहांगीर, उसके कोर्ट में आते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो परमिशन लेते हैं, जो मुगल किंग था उससे परमिशन लेते हैं। किस चीज का, वो झुक करके पूरी तरह से, मतलब एक तरह रिस्पेक्ट पे करते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड करने आए। अगर इंडियन रूलर को पता रहता है कि ब्रिटिशर्स जो है इस तरह से हम लोगों को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे और इंडिया के रूलर बन जाएंगे, तो कभी परमिशन नहीं देते। स्टार्टिंग में जब जहांगीर के कोर्ट में आए थे तो कोर्ट में क्या किया था, एक तरह से अदब के साथ उसने परमिशन मांगा था, और जहांगीर ने परमिशन दे दिया था, क्योंकि उसको आइडिया नहीं था कि वो हमारे यहाँ के रूलर बन जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन के सबसे पहले कब आया, तो 1600 में आया। ठीक है, और कि कैसे आए, तो चार्टर लेकर के, मोनोपोली राइट लेकर के। वो कहां की मोनोपोली राइट थी, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से मोनोपोली राइट लेकर के इंडिया में, और इंडिया में वो क्या बनेंगे, ट्रेडर से रूलर बन जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए मर्सेंटाइल क्या होता है, दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरी थ्रू ट्रेड। मर्सेंटाइल का मतलब क्या होता है, ब्रिटिशर्स का मेन टारगेट होता था। मेन टारगेट क्यों होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ट्रेड के थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहते। तो रूलर्स बनकर के इंडियंस को डेवलपमेंट करने नहीं आए थे, वो क्या करने आए थे, तो वो ट्रेड करने आए। तो ट्रेड क्या, किस वे में, तो रिप्रेस करके रॉ मटेरियल्स को इजिली वो यहाँ से ले जाते थे, क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा था। इंडिया जो था कॉटन का उस टाइम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। तो एक कुछ स्पेशल फीचर था जो ब्रिटिशर्स को यहाँ तक खींच करके लाया, और उन्होंने मर्सेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या किया,
इस कॉन्सेप्ट के थ्रू वो इंडिया के जो रिसोर्सेज था उसको वाइडली यूज किया। ठीक है, ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद द आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू द फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे कि जो स्टार्टिंग स्टेज में जैसे 1600 में आगे ब्रिटिशर्स तो 1757 तक कोई बैटल नहीं करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे 1757 में एक इंपॉर्टेंट बैटल करते हैं। 150 इयर्स तक ब्रिटिशर्स ट्रेड करते हैं, सिंपली वो अपने यहाँ की कुछ प्रीशियस चीजों को लाते हैं और हमारे यहाँ से चीजों को ले जाते हैं। यानी कि ट्रेड में वही होता था कि आप मेरे को कुछ दीजिए और मैं आपको कुछ देता हूँ। सिंपली इस बेस पे वो 150 इयर्स तक क्या किए, ट्रेड किए। और इतना दिन 150 इयर्स तक इंडिया में स्पेंड करने के बाद उनको कॉन्सेप्ट आ गया कि इंडियन जो रूलर्स है, इंडियन जो पीपल है, इनका वीकनेस क्या है, कैसे हम इनके रिसोर्सेज को वाइडली यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कैसे बर्बाद कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये अच्छा से जान गए। ट्रेड वाज कैरिड विद तो आर्म्स के थ्रू। और यहाँ देखिए एक पिक्चर के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या करने स्टार्ट करते, कोलकाता वाले रीजन में फोर्ट बनाना स्टार्ट करते, आर्म्स लेकर के आते थे और कुछ स्पेशल जो है क्या स्पेशल जो वहां की रिसोर्सेज है उसको इंडिया में लेकर के आते थे और इंडिया से जो आपकी इंपॉर्टेंट स्पाइसेस था उसको ले जाते थे। कॉटन इज द इंपॉर्टेंट गुड्स दैट वाज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द मेन गुड्स ऑफ ट्रेड ऑन दैट टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। अभी डेटा है, डेटा क्या है कि स्टार्टिंग स्टेज में ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन फोकस जो था बंगाल प्रेसिडेंसी था और 60% जो इंपोर्ट होते थे ब्रिटिशर्स के लिए यहां से गुड्स वो बंगाल से होता था। और ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग स्टेज में नदर्न इंडिया पे कंट्रोल करने की कोशिश की, साउदर्न इंडिया में वो बाद में जाकर कंट्रोल करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में वो किस पे कंट्रोल करते हैं तो नदर्न इंडिया पे। और टोटल इंपोर्ट का 60% ओनली बंगाल से जाता था। पूरे एशिया से ब्रिटिश जितना इंपोर्ट करते थे उसका 60% कहां से जाता था, बंगाल से जाता था। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री वाज सेट अप इन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ रिवर हुगली जो कोलकाता में है। तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया। कब सेटअप किया, 1651 में सेटअप किया। ठीक है, कहाँ पे, हुगली, यानी कि हुगली मतलब कोलकाता हुगली रिवर किनारे, तो उसी के पास में उसने फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया। कब किया था, 1651 में किया था। ठीक है, बट मुगल्स ऑफिशियल्स इनटू गिविंग जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेज। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ब्रिटिशर जो जमींदारी राइट्स ले लेते हैं। हम देखेंगे कि स्टार्टिंग स्टेज में जब ट्रेड करते थे तो अपने यहाँ की प्रीशियस चीजों को लाते थे, लेकिन जब इनके पास जमींदारी राइट्स आ जाएगी, दीवानी आ जाएगी आगे चल करके 1765 में, तो वो ब्रिटेन से इंपोर्टेंट गुड्स को लाना बंद कर दिए और इंडियन से क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसी रेवेन्यू के पैसे से इंडिया से उनके गुड्स परचेज करते थे और उसको ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में ले जाकर के बनाते थे और बना करके इंडिया में सेल कर देते थे। एक डेटा के अकॉर्डिंग 5 करोड़ का रॉ कॉटन ले जाते थे और 55 करोड़ का क्लोथ बना करके इंडिया में बेच देते थे। उस टाइम में आज से 200 ईयर्स पहले 50 करोड़ का प्रॉफिट एक मेजर इशू होता था। तो बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया, इंडियन रिसोर्स को यूज किया। अब स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, तो मुगल ऑफिसर्स जो है वो 3 विलेज की क्या कर देते हैं, जमींदारी दे देते हैं। किनको दे देते हैं, ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। ठीक है, पहले 1706 में कोलकाता का पॉपुलेशन जो था वो 15,000 था, लेकिन 1750 में कोलकाता का पॉपुलेशन कितना हो गया, अप्रोक्स 1 लाख हो गया। तो जो पहले विलेज था अर्बनाइजेशन वाले प्रोसेस के थ्रू वो काफी ज्यादा डेवलप हो रहा था और ब्रिटिशर्स ने वहां पे न्यू बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया। मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग ट्रेड ड्यूटी फ्री। फरमान का मतलब क्या होता है, फरमान का मतलब एक तरह से राजा के द्वारा दिया गया ऑर्डर कहलाता है फरमान। तो मुगल जो ऑफिसर थे, मुगल रूलर था औरंगजेब, उसने क्या फरमान जारी कर दिया कि ट्रेड ड्यूटी फ्री कर देंगे। तो कुछ स्पेशल जो फीचर्स इनको दे दिया गया, इनको मतलब ब्रिटिशर्स को, इससे उनको ह्यूज प्रॉफिट हुआ और वो आसानी से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। पहले लोगों का विश्वास जीता, पहले जो रूलर्स थे उनका विश्वास जीते। एक पैटर्न इनका ये भी था कि 2 रूलर्स आपस में इंडिया वाले जो वॉर करते थे, लड़ाई करते थे, तो डिवाइड एंड रूल, वो एक रूलर को सपोर्ट कर देते थे और बोलते थे कि आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे को बस अपने राज्य में और जिस राज्य को जीतिएगा उसका मोनोपोली राइट दे दीजिएगा। इस सेंस में होगा क्या कि उन दोनों राज्यों से ट्रेड जो है अकेले ब्रिटेन करेगा। तो अगर आपके पास कंपटीटर नहीं रहेंगे, एक ही परचेज करने वाला गुड्स रहेगा और प्राइस भी ब्रिटिशर से फिक्स करना स्टार्ट कर दिया बाद में चल करके।
जबकि जब तक फ्रेंच थे, डच थे, डेनिश थे, पोर्टुगीज थे, तब तक इनके बीच में क्या रहता था, कंपटीशन रहता था। तो इंडियन प्रोड्यूसर्स के जो गुड्स होते थे वो अच्छे प्राइस में बिकते थे। ठीक है, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, अभी तो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन ये ट्रेड जो है कैसे बैटल को लेड किया। देखिए लॉट ऑफ बैटल्स मैं दिखा रहा हूं आपको, जैसे यहां पे एक पिक्चर दिख रहा होगा बैटल ऑफ प्लासी का 1757 में जो हुआ था। इसके बाद एक पिक्चर दिख रहा है आपको 1764 में जो बैटल हुआ था, कहां पर, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स asserted their powers and autonomy। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल जो रूलर्स थे, जिसमें 6 इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो औरंगजेब के मरने के बाद, उसके डेथ के बाद मुगल रूलर्स जब कमजोर हो जाएंगे तो जिन जिन टेरिटरी पे इन्होंने कंट्रोल करके रखा था, तो वो टेरिटरी अपने आप को फ्री कर लेंगे। तो मुगल एम्पायर जो था, एम्पायर से किंगडम हो गया, यानी कि उसकी एरिया धीरे धीरे छोटी होती गई। इसके रूलर जो थे कैपेबल नहीं थे, बोल्ड रिफॉर्मर नहीं थे। तो जो भी इंडिपेंडेंट जो रूलर्स रहते हैं अलग अलग रीजन्स में, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, अयोध्या की बात, अवध वाले रीजन की बात करते हैं, सादात खान था, मुर्शिद कुली खान था बंगाल का, और निजामुल मुल्क असफ जहां जो था हैदराबाद को। तो इन्होंने अपने आप को धीरे धीरे फ्री कर लिया, मुगलों को टैक्स देना भी बंद कर दिया। और ये मेन रीजन था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन करने का। और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन करने का मतलब कि जो रीजनल रूलर्स थे उनका अपलिफ्ट होना। सेकेंड पॉइंट कि मुगलों को ओवरथ्रो भले ही स्टार्टिंग स्टेज तक नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे सिख हो गए, मराठा हो गए, या बंगाल के जो रूलर थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। और टैक्स देना अगर किसी भी एम्पायर में आप बंद कर दीजिएगा तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, वो एम्पायर अपने आप वीक हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ये रहे और 1707 में इनका डेथ हुआ। लास्ट इंपॉर्टेंट मुगल रूलर थे। ठीक है, द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy। तो बंगाल के जो नवाब थे अपने पावर को वो क्या करने, अच्छा से एंजॉय करने स्टार्ट कर दी। 1707 में मुर्शिद कुली खान क्या बना था, वो मुर्शिद कुली खान जो था वो उसको राइट्स दे दिया गया था कि आप यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करोगे, और अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर कर दिया। 1727 तक ये रहे आपके मुर्शिद कुली खान, जो 1700 में क्या बनते हैं, दीवान या जिनके पास रेवेन्यू कलेक्शन का पावर था। 1757 तक एक तरह से ये रूलर बन गया। इसके बाद हम बात करेंगे जो सेकंड रूलर था अलीवर्दी खान। सेकंड रूलर कौन था, अलीवर्दी खान, क्योंकि जो आपके मुर्शिद कुली खान थे इनके रिप्रेजेंटेटिव वीक थे, तो अलीवर्दी खान क्या बना, यहाँ पे रूलर बना। 14 ईयर्स तक अप्रॉक्स वो भी रूल करता है। अलीवर्दी खान के बाद जो उसके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जो भी उसके सक्सेसर रहते हैं, वो कैपेबल नहीं रहते। तो उसकी तीनों बेटियों में जो सबसे छोटी बेटी थी उसका बेटा कैपेबल रूलर था, सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला रूलर बनता है 1756 में। और जो बैटल ऑफ प्लासी की बात करेंगे, या बंगाल में बैटल ब्रिटिशर्स वर्सेस जो इंडियन नवाब थे, तो उसमें सिराजुद्दौला ही बैटल को लीड करेगा। ठीक है, अनजस्ट डिमांड बाय द कंपनी ऑफिसर्स रनिंग द ट्रेड। और कंपनी ऑफिसर्स क्या थे, जैसे जैसे उनके पास पावर आते गया तो अनजस्ट डिमांड करने लगे, जिसको फुलफिल करना आसान नहीं था। तो जब आसान डिमांड आप नहीं कीजिएगा तो वहां पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट वाले इश्यूज हो जाएंगे और धीरे धीरे वॉर वाला सिचुएशंस बनने लगे। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला। ये जो वर्सेस वाली लड़ाई होती है, बैटल पहले तो 1 मार्क क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी हुई कब थी, तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी। किनके बीच में, तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में। एक कॉन्फ्लिक्ट जो था, क्या कारण था सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच वॉर का, देखिए बहुत सारे रीजन थे। कोलकाता में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, जैसा कि मैं इस इमेज के थ्रू बता रहा हूं आपको कि ये क्या कर दिया, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। सिराजुद्दौला एक कैपेबल रूलर था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके कुछ अपने लोगों ने गद्दारी कर दिया, जिसके चलते उसको हार का सामना करना पड़ा। सिराजुद्दौला प्लासी वाले रीजन से हट करके वो कोलकाता पे अटैक करता है, वहां पे कंट्रोल कर लेता है, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इनको भागना पड़ता है वहां से। उसके बाद चंदनगर पे भी अटैक करता है, वहां पर भी कंट्रोल कर लेता है।
और यहाँ पे देखिए वो जो एक तरह से क्या किया था कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स को इस बड़े से रूम में बंद किया था और बंद करके पॉइजनस गैस स्प्रेड करा दिया गया था, जिसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स मारे गए थे। तो एक तरह से डोमिनेंट वहां पे बन रहा था कौन, सिराजुद्दौला। तो जो भी इंडिया में कैपेबल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, एग्जांपल के लिए मद्रास में जो रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम था रॉबर्ट क्लाइव, वो कोलकाता के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि कोलकाता में ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेवी लॉस हो रहा था। हेवी लॉस क्या, लगभग उनकी सत्ता उखाड़ फेंकने वाली सिचुएशन थी। सो सारे ब्रिटिशर्स यूनाइट होते और कोलकाता पहुंचते हैं, ठीक है। और कोलकाता जाने के बाद बैटल ऑफ प्लासी में जो जनरल था सिराजुद्दौला का, मिर्जाफर था, जो उसके बुआ का बेटा था। मिर्जाफर एक लालची इंसान था। रॉबर्ट क्लाइव उसको ऑफर कर देता है कि सिराजुद्दौला अगर हार जाता है बैटल में तो मैं तुमको नवाब बना दूंगा। और इसी लालच में जब बैटल ऑफ प्लासी होता है, सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे, जबकि ब्रिटिशर्स के पास 3200 सैनिक थे। फिर भी सिराजुद्दौला के जो टॉप मोस्ट कमांडर थे, ये लोग विश्वासघात कर देते हैं एक तरह से, और सिराजुद्दौला को जब पता चलता है तो वहां से भाग जाता है। उसके बाद अपनी मुर्शिदाबाद पहुंचता है, अपनी पत्नी को लेकर के पटना आ जाता है। बाद में मिर्जाफर का बेटा के द्वारा सिराजुद्दौला मारा जाता है। फिर मिर्जाफर को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, बट मिर्जाफर एक पपेट था, कठपुतली था, ब्रिटिश के इशारों पे चलता था। 70,50,000 रुपीज उसको देना पड़ा था कंपनसेशन, कि मैंने तुमको नवाब बनाया तो तुम मेरे को इतना पैसा दो। और उस टाइम इसके पास इतना पैसा नहीं था, तो मिर्जाफर ने जब अपोज करने की कोशिश की तो उसको हटा दिया गया। और उसके बाद मीर कासिम को ब्रिटिशर्स क्या किए, बनाए बंगाल का नवाब। अब यहाँ देखिए ये चीज आपको समझा चुके। बैटल ऑफ बक्सर 1767 में हुआ था। एक सेकेंड, देखिए बैटल ऑफ बक्सर जो था 1764 में हुआ था। और बैटल ऑफ बक्सर जो है इसके बाद ही ब्रिटिशर जो है पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स पे कंट्रोल कर लेते हैं। बैटल ऑफ बक्सर को लीड कौन किया था, मीर कासिम लीड किया था। यही मीर कासिम जो मिर्जाफर के बाद बंगाल का नवाब बना था। मीर कासिम ने बैटल ऑफ बक्सर को लीड किया था। इसके फ्रेंड थे कौन, तो उस टाइम के ब्रिटिश नवाब शाह आलम। इसके बाद हम बात किसका करेंगे, सुजाउद्दौला का, जो अवध का नवाब था। सुजाउद्दौला, शाह आलम एंड मीर कासिम, ये तीनों मिलकर के ब्रिटिश को अपोज करते हैं, बट ब्रिटिशर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और इनमें इन तीनों का जो टाइप रहता है, इस ग्रुप को हारना पड़ता है। और बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। इसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, जिसके बाद ब्रिटिशर्स को मोनोपोली राइट दे दी जाती है पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स पे। और इस तरह से उसने अपने पावर को क्या किया, रीस्टोर किया ब्रिटिशर्स ने। 1765 में दीवानी राइट्स भी मिलते हैं, किनको, ब्रिटिशर्स। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as a दीवान। मुगल एम्पायर ने क्या कर दिया, कंपनी को दीवान यानी कि रेवेन्यू कलेक्शंस का पावर दे दिया। तो अब उनको वहां से गुड्स, वहां से मतलब ब्रिटेन से गुड्स लाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। आसानी से वो क्या कर सकते थे, इंडियन गुड्स से ही, इंडियन रेवेन्यू से ही वो क्या करते थे, परचेज कर लेते थे गुड्स को। इस तरह से इस वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे डिस्कशन करेंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चन। इसके साथ साथ हम लोग का ऐप भी है, जैसा कि आप जानते हैं, तो उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। उसमें हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है न्यू फॉर्मेट पे बेस्ड। जैसे इस बार सीबीएसई नया फॉर्मेट जो लॉन्च किया, तो उस फॉर्मेट पे हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड आपको करेंगे। टाइम टू टाइम आपका आंसर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप सबमिट कर सकते हैं। आपका मार्क्स जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि क्विज वाले भी ऑप्शन है, हर चैप्टर का क्विज दे सकते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। इसके अलावा और भी डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम लोग हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो वहां भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, और कुछ मतलब बढ़िया और धमाकेदार करने के लिए। एसएसटी या इसके रिगार्डिंग और भी हम लोग का एसएसटी की पाठशाला जो ऐप है उसमें टैब है इग्नाइट वर्ड्स, तो उसमें और भी सब्जेक्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली 6 to 10th का जो है। तो आप ज्वाइन कीजिए, जुड़िए और अपनी स्टडी को और बेहतरीन बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।